सबसे पहला कंसेप्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स ये क्या होता है, इससे रिलेटेड आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें क्या क्या प्रकार के एग्जांपल्स वगैरह आते हैं वो भी आज हमें सीखना है। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब होमोफोन्स मतलब क्या होता है? होमोफोन्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट है, इसका मीनिंग बता देता हूं मैं कि दो वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, लेकिन both the words carries different meanings. There are two different words which are sounding very same. उनका प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं तो आवाज एक जैसे होता है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड अगेन डिफरेंट स्पेलिंग्स टू। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्ड्स that words that sounds the same but मैंने कहा ना प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन उसका मीनिंग अलग है। ओके, बट कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स, बट कन्वे different meanings, but convey different meanings. So let's words that sound the same, मतलब जब हम उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे तो उनका जो आवाज रहेगा बिल्कुल दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का आवाज, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम रहेगा, लेकिन बट कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स, इसका मतलब उनके मीनिंग अलग रहेंगे। इन शॉर्ट, वर्ड्स which are having different meanings, different spellings, but are having the same sound. Dear and this one dear. तो देखो यहाँ पे दो हमने वर्ड लिखे हैं, एक डियर है और दूसरा डियर है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसे है, डियर डियर, लेकिन अगर देखा जाता है तो दोनों डियर की स्पेलिंग जो है ना डिफरेंट है। ये डियर अलग है, ये डियर अलग है। इसमें लिखा है DEAR, इसमें लिखा है DEER। दोनों की स्पेलिंग अलग है तो दोनों की मीनिंग भी अलग है, लेकिन साउंडिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एक जैसे है। जैसे कि यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, डियर मतलब अपने क्लोज वन, क्लोज टू अवर हार्ट्स, उसको हम कहते हैं डियर। एंड दिस वन डियर, DEER, ये क्या है, एक एनिमल का नाम है, हिरन, मतलब वो डियर है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे होमोफोन्स। ये है एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स। सेकंड एग्जाम्पल, देयर, एंड यहाँ पे है दूसरा एक देयर। ठीक है, देयर स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, THERE देयर और THEIR ये है देयर। ठीक है, तो ये देयर मतलब एक लोकेशन, एक प्लेस इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो देयर है ये प्लेस इंडिकेट करता है, गोइंग देयर। ठीक है, मैं वहां पे जा रहा हूँ, कीप देयर, ओके, स्टैंड देयर। तो इस प्रकार से ये देयर होता है, ये प्लेस इंडिकेट करने वाला वर्ड है। और ये जो देयर है, देयर पेरेंट्स, देयर रिलेटिव्स, देयर व्हीकल्स, देयर बैग्स, देयर बुक्स, मतलब उनका, उनकी, उनका, उनकी। अगर इस प्रकार से हमें बोलना है तो उस समय में हम यूज करेंगे इस देयर का, THEIR, HEIR, और यहाँ पे THERE। तो ये हो गया हमारा होमोफोन्स। थर्ड एग्जाम में आता है, इतना इजीली लेने लाए, बोले कि ये तो बहुत ही इजी है, पढ़ने की क्या आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमें इजी लगते हैं ना वही सबसे टफ होते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि भाई जो इजी है उसको ज्यादा फोकस करके सीखने की कोशिश करना है, ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने मुट्ठी में फिक्स करने की आवश्यकता है। थर्ड एग्जाम्पल,
लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो साउंडिंग हो रहा है, प्रोनाउंस करते समय जब आवाज एक जैसे होता है, दैट इज अवर साउंडिंग। सो ये पीस अलग है, ये पीस अलग है। तो ये जो PEACE, ये पीस मतलब शांतता, ठीक है, पीस मतलब शांतता। और ये जो पीस है, ये पीस मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांटना। जो टुकड़े होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अ टाइनी पार्टिकल, दैट इज पीस। ठीक है, बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में बांटना मतलब पीस। और ये पीस मतलब शांति, शांतता। बियर और ये बियर, ये फिर से यहाँ पे आ गया, बियर और बियर, ये बियर और ये बियर, दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसे लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है और साथ में दोनों की मीनिंग भी अलग है। वन मोर एग्जांपल, बर्थ और ये दूसरा बर्थ। ओके, एक बर्थ मतलब जन्म, ठीक है, बर्थ डेट बोलते हैं ना, बर्थ डेट, तो BIRTH, ये बर्थ मतलब वो बर्थ डेट, कब जन्म हुआ हमारा, कब हम पैदा हो गए इस धरती के ऊपर, कब हमारी एंट्री हुई, ये बर्थ है। और ये जो बर्थ है BEARTH, ये बर्थ मतलब वो ट्रैवलिंग के समय में ये वर्ड यूज करते हैं। ट्रेन में कौन सा बर्थ मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा बर्थ मिला है, मतलब किस नंबर की चेयर है, लोअर की है, मिडिल की है या फिर अपर की है, तो उसको बोलते हैं बर्थ। ठीक है, उसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट जो ट्रेन में होती है, दैट इज अवर बर्थ। लेकिन वो हमारा ये बर्थ है और ये जो बर्थ है ये हमारा ये वाला बर्थ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, ये आ गया प्लेन और प्लेन। तो एक प्लेन मतलब वो वाला एरोप्लेन और दूसरा जो प्लेन है वो मतलब फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। तो इसकी स्पेलिंग अलग है, उसकी स्पेलिंग अलग है। और मुझे लगता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। ये क्या होता है होमोग्राफ? होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनकी जिनकी स्पेलिंग एक जैसी है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन मीनिंग अलग है। होमोग्राफ में क्या होता है, वर्ड्स दोज हु आर हैविंग सेम मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट कैरीज डिफरेंट मीनिंग, कैरीज different meaning, so such type of categories of the words are said to be homographs। ठीक है, उनको हम कहते हैं होमोग्राफ। चलो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। Words having same spellings, same spellings and sound but convey different meanings, but convey different meaning are called as homographs। Okay, the category of the words or those words which have same spellings and sounds but convey different meanings are called as homographs, are called as homographs। For example, डाइजेस्ट लिखा है हमने, डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट। अब इसके दो मीनिंग है, इसके दो मीनिंग है।
डाइजेस्ट है क्या, हिंदी के डाइजेस्ट है क्या, इंग्लिश की डाइजेस्ट है क्या, मैथ्स की डाइजेस्ट है क्या, ठीक है। तो डाइजेस्ट मतलब एक ऐसा स्टडी मटेरियल, एक ऐसा स्टडी रिसोर्स, दैट इज अवर डाइजेस्ट, ठीक है। जिसके दो मीनिंग, एक है हमारा स्टडी मटेरियल और दूसरा जो है खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ बोलते। बोले कि कल से जो है ना, कल रात मटन चिकन ढूस ढूस के खाया, तब से लेकर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है, तब से लेकर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है। इसका मतलब ये जो डाइजेस्ट है ये किससे रिलेट करता है, हमारे खाने के कंज्यूमिंग पावर को। जो भी हम खा रहे हैं वो अंदर में कितने ज्यादा लंबे समय तक गलता है या फिर कितने कम समय में गलता है, दैट इज अवर डाइजेस्ट। ओके, सो ये रहेगा फूड कंज्यूमिंग कैपेसिटी। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे रोज, रोज आ गए यहाँ पे। तो रोज स्पेलिंग एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक है, मीनिंग दो निकलेंगे यहाँ पे। इसके मीनिंग दो है, मतलब फॉर डिफरेंट मीनिंग्स, ओके, फॉर मोर देन वन मीनिंग्स वी कैन यूज, और फॉर मोर देन वन पर्पस such spellings can be used. Homograph can be used for different meanings in different sentences. Spelling एक है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। तो देखो ये जो रोज है, एक तो नाम है फ्लावर का, ओके, नेम ऑफ फ्लावर, नेम ऑफ फ्लावर रोज, गुलाब का फूल, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड को देना, अपने मम्मी को देना, किसी को भी देना। और दूसरा राइस क्या, सॉरी रोज क्या है, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइस, सनराइज होता है। लेकिन अगर पास्ट टेंस में हमें कहना है कि सनराइज हुआ, तो फिर क्या करेंगे, सन रोज, सन रोज। तो इस प्रकार से ये जो रोज है इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द राइस, second form of the verb। कौन सा, rise, that means in short, ठीक है, in short second form, verb का second form of rise। subject, सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट के भी दो मीनिंग है, सब्जेक्ट के भी दो मीनिंग है। एक सब्जेक्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन सा है, इंग्लिश हम सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, दैट मींस ग्रामर इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंग्लिश दिस लैंग्वेज। तो इसी प्रकार से हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, साइंस आएगा, मैथ्स आएगा, ज्योमेट्री आएगा, हिंदी आएगा, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, ओके, तो इसके दो मीनिंग कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस, पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस, और जो दूसरा इसका मीनिंग रहेगा वो रहेगा पीपल, वो रहेगा पीपल। सो हम जो जनता है, जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको भी सब्जेक्ट कहा जाता है, उनको भी सब्जेक्ट कहा जाता है। पर देखो लोगों के लिए सब्जेक्ट लिखना है तो उसकी स्पेलिंग यही है, हमारे स्कूल के जो सब्जेक्ट है उसकी स्पेलिंग लिखना है तो यही स्पेलिंग लिखना है, लेकिन वो जो रहेगा वो स्कूल के विषयों से रिलेटेड रहेगा, और जो दूसरा है वो रहेगा लोगों के लिए, हमारे लिए। फोर्थ हमने एग्जांपल लिया है वेल, ठीक है, इसके दो मीनिंग, वेल के
दो मीनिंग। अब कौन कौन से ऐसे दो मीनिंग, दो पर्पस के लिए इसका यूज किया जा सकता है? तो एक वेल, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेल, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो वेल वर्ड है इज इंडिकेटर ऑफ अवर हेल्थ, ठीक है, इट इज द इंडिकेटर ऑफ अवर वेल बीइंग्स, और टू टेल more details about our health। तो इसको इन शॉर्ट अगर लिखना है कैसे लिखे? tells more about health, about health। और दूसरा जो ये इसका मीनिंग है, ठीक है, तो दूसरा मीनिंग कौन सा है? वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, कुआं, कुआं जिनके दिन भर गए उन लोगों ने कुएं में जाकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, पानी से भरे हुए नहीं, जो कुआं बगैर पानी से है उसमें। सो वेल मतलब वाटर स्टोरेज, जिसमें हम वाटर स्टोर करके रखते हैं या फिर स्टोर किया जाता है या फिर होता है, तो वो रहेगा वेल। और ये रहेगा टेल्स मोर अबाउट हेल्थ, हम कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, फीलिंग वेल, आई एम वेल, ऑल इज वेल, ये रहेगा वो वेल। ऑब्जेक्ट क्या हमने लिया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो मीनिंग, सेम ही स्पेलिंग है लेकिन इसके मीनिंग अलग है। ये ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, बोलते हैं ना सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है हमारे? पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। और जो दूसरा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है, ओके, जैसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स या फिर मटेरियल या फिर गुड्स, तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट मतलब भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स इंडिकेट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट इस वर्ड को यूज करते हैं, किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। फाइल, ये फाइल, अब इसके भी दो मीनिंग, फाइल के भी दो मीनिंग। फाइल कौन सा है? एक डॉक्यूमेंट है, फाइल लेके जाते हैं ना ऑफिस में, वो कहते हैं ऑफिसर हमारे कि चलो तुम्हारी फाइल दिखाओ, तो फाइल दिखाओ मतलब क्या दिखाओ? उसके अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो फाइल मतलब ही इनडायरेक्टली क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स, ओके। और अ काइंड ऑफ बैग विच इज यूज्ड टू कीप अवर डॉक्यूमेंट्स, ओके। अ काइंड ऑफ बैग, एक प्रकार से वो बैग ही है जिसको चेन वगैरह, जिप वगैरह होती है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, कैरी करते हैं। और दूसरा फाइल मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड, ठीक है। दूसरा फाइल मतलब इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है रजिस्टर्ड, वो है रजिस्टर। अभी रजिस्टर मतलब क्या होता है? ओके, मैं तुम्हारी कंप्लेंट फाइल करूंगा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट फाइल करूंगा इन पुलिस स्टेशन। सो फाइल करूंगा मतलब क्या होता है? रजिस्टर करूंगा। आई विल कंप्लेन द कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आई विल कंप्लेन द कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करूंगा। दैट मीन्स ये फाइल करूंगा, दर्ज करना, रिपोर्ट दर्ज करना। स्पेलिंग एक है लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग है, दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। ऐसे ही होते हैं कुछ वर्ड्स जिसको हम कहते हैं होमोग्राफ्स। अब ये कोलोकेशन से मतलब क्या होता है?
habitually appears together. मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही साथ में दिखते हैं, वो सिंगल कभी आते ही नहीं है. Those words which are not used individually, independently and separately, जो जुदा नहीं हो सकते, ठीक है, उन दोनों की जान जो एक दूसरे में फंस चुकी है. It is not possible to spare them. If we try, they both will die. If we try, will die. मर जाएंगे वो, दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. मतलब दोनों जो वर्ड है एक दूसरे के सहारे से एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा है. ठीक है, तो वो जो वर्ड होते हैं उसको कहा जाता है कोलोकेशंस, जो हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं. जैसे कि ये एग्जाम्पल फर्स्ट, साइंटिफिक रीजन. बराबर है, साइंटिफिक रीजन. तो हमेशा ही जनरली ये वर्ड साथ में ही आते हैं. साइंटिफिक रीजन. ओके, गिव द साइंटिफिक रीजन, टेल मी द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट थिंग्स. तो ये है हमारा कोलोकेशन, जो साथ में यूज किए जाते हैं वर्ड. सेकंड एग्जांपल, आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स घर के बाहर जो खेले जाते हैं उनको हम कहेंगे आउटडोर गेम्स. ठीक है, तो आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं. ठीक है, लेकिन हमें खेल के बारे में नहीं देखना है, देखना है वर्ड कि आउटडोर गेम्स बोलते हैं हम. इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स हमेशा ये साथ में आते हैं. हमने कभी ऐसा यूज किया है कि आउटडोर नहीं यूज किया. तो आउटडोर एक्टिविटीज बोलेंगे, आउटडोर गेम्स बोलेंगे, आउटडोर वर्क बोलेंगे, आउटडोर शॉपिंग बोलेंगे, आउटडोर कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आउटडोर के साथ कोई तो भी एक वर्ड हमेशा ही यूज किया जाता है. तो सेम हमने यूज किया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है आउटडोर गेम्स. तो ये हो गया हमारा कोलोकेशन. इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, ये आउटडोर गेम्स हो गया, ये इंडोर गेम्स हो गया. फोर्थ एग्जांपल, मैजेस्टिक ओशियन. मैजेस्टिक ओशियन, मैजेस्टिक जो वहां चारों तरफ फैला हुआ समुंदर होता है, ठीक है, महासागर होता है, उसको कहते हैं मैजेस्टिक. मतलब बहुत ही भव्य दिव्य जिसका रंग रूप होता है उसको हम कहते हैं मैजेस्टिक. ठीक है, उसको हम कहते हैं मैजेस्टिक. ठीक है, किसी का बंगला अगर चारों तरफ बहुत ही लंबे दूर तक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है तो हम बोलेंगे मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन. ठीक है, मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन, चारों तरफ फैला होना, दूर तक फैला होना, दैट इज द मैजेस्टिक. तो ये जो ओशियन होता है वो चारों तरफ कितने, जहां तक हमारी नजर नहीं जाती है वहां तक फैला होता है, इसलिए मैजेस्टिक ओशियन. रॉकी टेरेन, रॉकी टेरेन, माउंटेनियस एरिया अगर जाते हैं, माउंटेनियस एरिया अगर हम टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, वहां पे जाते हैं, वहां पे चारों तरफ पत्थर पत्थर रहते हैं. ठीक है, हल्की फुल्की मिट्टी का अंश रहता है लेकिन ज्यादातर हमें पत्थर दिखते हैं, तो दैट इज रॉकी टेरेन. दैट इज रॉकी टेरेन, मतलब एरिया विच इज कवर्ड अप बाय व्हाट, rocks of the different size, structures, patterns and again the colors. So rocky terrain. चॉकलेट बार, ये लिखा है हमने चॉकलेट बार.
बोलते हैं हम लेते हैं चॉकलेट बार, या फिर हमें पसंद है चॉकलेट बार, तो चॉकलेट बार बन गया हमारा कोलोकेशन। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि आपका एडजेक्टिव और ही नाउन ही आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, जरूरी नहीं है। एडजेक्टिव नाउन के साथ साथ अदर वर्ड्स भी यहाँ पे पेयर में यूज किए जा सकते हैं, जैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने कुछ जगह पर नाउन भी हो सकता है, नाउन वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं और वर्ब नाउन भी यूज कर सकते हैं। मतलब चारों तरीके से हम कोलोकेशंस फॉर्म कर सकते हैं।